केवी प्रसाद जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं है। पार्टी जिस ढंग से धन का दुरुपयोग कर रही है वो एक है। इलेक्शन सिंबल्स के जो डिस्प्यूट्स हैं वहां से बहुत सारे क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, और उसकी जो ओवरऑल जो भूमिका है उस पर सवालों की झड़ी लगी हुई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना, जैसे कि दास साहब ने कहा कि कहीं तो कुछ गलत है जिसको सुधार की आवश्यकता है। तो आप इस सारे परिप्रेक्ष्य को किस रूप में देखते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो हो रहा है क्या बहुत लेट हो रहा है, या फिर ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए? प्रसाद जी। दिनेश जी धन्यवाद एक तो शो में आमंत्रित करने के लिए। रावत साहब और दास साहब को सुना ही, और साहू साहब की लेखनी से और उनके विचारों से मैं भली भांति अवगत हूँ, क्योंकि उनसे मेरी लगातार वार्तालाप होती रही है पिछले 20 सालों से। तो मैं समझ सकता हूँ। मेरा 3 बिंदुओं पे रहेगा। ये कहना ठीक है, जिस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान ने उस वक्त आर्टिकल 289 जो कि बाद में 324 बना, उस पे पर पूरी बहस चली और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस पे विचार रखे, और भारत इस पथ पे इतना आगे निकल गया है। अपनी तुलना किसी भी पड़ोसी राज्य या राष्ट्रों के साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक पद्धति है, हम उस पर चल पड़े हैं और बहुत आगे चल पड़े हैं। पहली बात तो मैं इस पे रखना चाहूंगा। और आज हम एक बेंचमार्क बन गए हैं काफी सारे देशों के लिए, कि भारत में किस तरह से, जैसे कि रावत साहब ने कहा और दास साहब ने संकेत दिया, कि समय समय पे चुनाव होते रहे और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता रहा, सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। तो ये हम 70 साल के ऊपर इस डगर पे चल पड़े हैं। तो पीछे मुड़ने से अच्छा हमें वो देखना है कि जो त्रुटियां आई हैं इस पिछले 70 साल के सफर में, उसको कैसे दूर किया जाए। इसको मैं 2 संज्ञान देना चाहता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, एक, और दूसरा, यू शुड नॉट ओनली बी फेयर बट अपीयर टू बी फेयर। क्योंकि जो निष्पक्षता है वो दिखनी चाहिए और लोगों को लगे कि निष्पक्ष है। और मैं आपको इस चीज में एक छोटा सा उदाहरण अलग संज्ञान में दूंगा। आपको याद हो, भारत एक क्रिकेट क्रेजी देश है। 1985-80 के बाद एक पूरी बहस चली थी कि न्यूट्रल अंपायर्स को रखा जाए क्रिकेट के मैदान में। वो उसकी वजह क्या थी? अंपायर बाय वेरी डेफिनेशन न्यूट्रल होना चाहिए, होता है, लेकिन लोगों को लगा कि क्या एक अंपायर जो कि उस देश से है जहां की टीम खेल रही हो, क्या वो निष्पक्ष हो सकता है? और उस वक्त जब बहस छिड़ी थी तो मैंने एक लेख लिखा था। मैंने कहा अगर इसकी वजह निष्पक्षता के ऊपर अंपायर पे अगर लोगों का शक है, तो न्यूट्रल अंपायर से एक स्वागतीय कदम होना चाहिए। और उसके बाद आईसीसी में पूरा हम लोग बहस चली और हो गया। तो ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मेरे ख्याल से इसलिए लोग स्वागत कर रहे हैं कि उनको लग रहा है इस पहल में पिछले कुछ सालों में जो त्रुटियां आई और ज्यादा उजागर, जिसकी जिक्र आपने भी किया, रावत साहब ने भी किया, या दास साहब भी कह रहे। अब देखिए, आपने अभी एक जिक्र किया मेघालय का, त्रिपुरा चुनाव का। कुछ 6 महीने पहले, 3 महीने पहले गुजरात और हिमाचल के चुनाव के तारीख अलग अलग डिक्लेयर हुए, जबकि तो लोगों के मन में एक आशंका बिना मतलब हो सकता है संवैधानिक वजह तो ना हो, लेकिन कोई लॉजिस्टिक्स की वजह से ये सब हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर आस्था बनी रहे चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता। और जैसे याद हो, आपने नाम लिया सेशन साहब का, 1990 से पहले कई सारे चुनाव होते रहे। ठीक है, एक पार्टी जीती, दूसरी आई, पहली बार 70 में कोalition सरकार आई, फिर 84 का हमको याद है। 89 के बाद से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तरह से लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। और 93 में जाकर जब 3 मेंबर कमीशन बना, तब लोगों ने कहा नरसिम्हा राव सरकार जो है शेषन के पर कतरना चाह रही है। और शेषन साहब शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वो याचिका खारिज हो गई थी। तो तमाम सारी चीजें होती रही है, होती रहेंगी, क्योंकि हम इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुके हैं। कोई भी चीज जिसपे शंका पैदा करे उसको दूर करना मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियां और सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और शायद सुप्रीम कोर्ट का यही वजह है ये स्वागत, ये सबने स्वागत किया। प्रसाद जी, इससे पहले कि मैं साहू जी के पास हूँ, एक सवाल और भी। आपने यूएस कांग्रेस को कवर किया, काफी फुल ब्राइट फेलो रहे हैं आप वहां पर। वहां के चुनावों के अंदर भी बहुत कंट्रोवर्सीज निकल के आई, जो पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई जो कि शायद इतनी लोगों को खुशी नहीं देंगी उस पद्धति के बारे में।
तो जब आप अमेरिकन डेमोक्रेसी को देखते हैं और वहाँ का इवॉल्वमेंट देखते हैं, और आपकी एक नई किताब भी आ रही है, बहुत सारी वो खासतौर से संसद के अंदर जो चर्चाएं हुई हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, उसके ऊपर एक बड़ी किताब आपकी जल्दी आने वाली है, तो मैं तो उसका वेट कर रहा हूं। तो आप उस व्यवस्था को और भारत की जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था, उसमें क्या कोई अंतर देखते हैं? कुछ क्वालिटेटिव दोनों में कोई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक मूलभूत फर्क यह है कि वहां के हर राज्य का अपना चुनाव कानून अलग होता है, तो उनके वहां एम्पावर्ड हैं कि राज्यों के सीमाकरण एक जो हम कह रहे हैं रीडिस्ट्रिक्ट करते हैं हर चुनाव से पहले। एक तो वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, उसके बाद वहां के जो इलेक्शन कमीशन से हर राज्यों का अलग अलग रूल है। और ठीक आपको याद होगा संविधान जब बन रहा था उसमें भी ये प्रावधान था कि एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हो और स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन अलग हो। लेकिन जब बाबा साहब ने इसमें एक अमेंडमेंट पेश किया, कहा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं होनी चाहिए, हमें इसको एक ही संविधान में एक ही चुनाव आयोग हो, और जो रीजनल या प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स हो वो जो केंद्रीय चुनाव के तहत काम करे। तो मेरे ख्याल से हमने संविधान बनाते हुए चूंकि कई सारे संविधान का उल्लेख किया था और उस पर अध्ययन किया था, तो इस पे तवज्जो दी गई। और शायद तो मेरे ख्याल से ये एक बारीकी है जिसकी वजह से अमेरिकी चुनाव प्रणाली में जो फर्क जिसके आपने संकेत दिया ये मौजूद होता है। मुझे लगता है आप शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं जहां भारत का जो पहला ड्राफ्ट आया था संविधान का, वो फेडरेशन ऑफ इंडिया होना था, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया। और शायद चूंकि अमेरिका नहीं 289 में खास जब बहस हुई थी, आर्टिकल 289 जो कि बाद के 324 हुआ, उसमें यह प्रावधान था कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग अलग हों। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का शायद अमेंडमेंट पेश हुआ था जिसके वजह से उन्होंने कहा नहीं, एक हो और राज्यों के चुनाव आयोग केंद्र के चुनाव आयोग के तहत काम करेंगे, ना कि राज्य सरकार के। फेडरेशन ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट से निकल के आता था जहां वो सेपरेट मांग की जा रही थी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, महत्वपूर्ण मुद्दे रखे आपने। मैं आता हूं